नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबको आजकल सुना रही हूँ केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोबर की शर्त। अभी तक आप कोबर की शर्त का 4 भाग सुन चुके हैं। आज मैं 5वां भाग सुनाऊंगी आप सबको। और चौथे भाग में आपने सुना कि ओंकार और रूपा की शादी हो गई और उनकी विदाई की रस्म भी हो गई। रो धो कर रूपा डोली में सवार हुई और निकल गई। गांव वालों के उकसाने पर चंदन वैद्य जी के द्वार पर से गाय खोलने लगता है दहेज के रूप में, और वैद्य जी खुशी खुशी वो गाय दे देते हैं उन्हें। और बारात चौबे छपरा से विदा हो गई। अब आगे आज 5वां भाग। नाम था राम अंजोर तिवारी, लेकिन छोटेपन में ही समौरिया लड़कों के यह काका लगते थे। छोटे लड़कों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी इनको काका कहने लगे। धीरे धीरे गांव भर इनको काका ही कहने लगा। बाप के इकलौते होने से दुलरवा हो गए। इस दुलार ने इनको आगे चलकर सहका दिया। जवानी में ब्याह के पहले गांव की परगासिया मलाहिन से इनका मन लग गया था। रात में उसे पेड़ से तोड़कर जामुन दिया करते थे। एक रात पेड़ से उतरते हुए फिसल गए। बाएं पैर में ऐसी मोच आई कि टांग पूरी तरह सीधी ना हुई और चाल में थोड़ी सी हचक आ गई। तब से काका के ब्याह के लिए इनके बाप को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। दखनहरू आते और लौट जाते। बड़ी घेर घार के बाद एक जगह ब्याह तय हुआ, लेकिन बेहद गरीब घर में। बहू आई तो काका रम गए। 5 साल के बाद माँ बाप चल बसे। काका और काकी अकेले रह गए। ब्याह के 7 वर्ष तक कोई संतान ना हुई तो काका काकी बेहद दुखी रहने लगे। सबसे निकट के थे चंदन और ओंकार। काका को लोगों ने सुझाया कि इतने निकट से टूअर बच्चों के रहते घर क्यों सूना रखती हो। बात सूझ गई और काकी ने चंदन ओंकार को अपने घर में कर लिया। तब चंदन 9 वर्ष का था और ओंकार 14 वर्ष का। घर में तब थोड़ी ही सी चहल पहल आई, लेकिन 2 वर्ष बाद काकी भी चल बसी। काका और भी उदासी और अकेलापन अनुभव करने लगे, किंतु चंदन ओंकार दोनों भाई स्वभाव से इतने मधुर थे कि काका का मन उखड़ ना पाया। इन्हीं के साथ ये बज गए। रूपा आई तो उसने हफ्ते भर के भीतर ही बहुरिया का बाना उतार दिया। घर को लीप पोत इधर उधर फैली हुई चीजों को सरिया दिया। भंडार घर में माटी के पड़े हुए बहुत से बेकार कूड़े भांडे और हांडिया बाहर फेंक दी। घर का अनाज पानी और पर पवनी की लेन देन महीने भर के भीतर समझ गई। गृहस्थी में राह दिखाने वाली कोई बूढ़ी औरत तो थी नहीं, किंतु महीने भर के भीतर सारी गृहस्थी उसने कब्जे में कर ली। काका ओंकार और चंदन के मन में उल्लास समा गया, किंतु अब काका के बेपरवाही से घर में आने में रोक लग गई। देहरी पर आते ही उन्हें खास बोल लेना पड़ता। भोजन के समय चौके में बैठते ही ढंग से परसी हुई थाली आगे आने लगी। जलपान के समय जलपान, नए नए व्यंजन और नई नई खाने की चीजें मिलने से भोजन की रुचि बदलने लगी। तीनों मर्दों की दिनचर्या ही बदल गई। सभी तन मन से खेती में जुटे। काका खंड में माल गोरू संभालने लगे। चंदन और ओंकार खेती में जुटे। पहले जो खेत बंदोबस्त होते वो अब निज की जोत में आ गए। काका का हिस्सा शामिल हो जाने से एक हल की खेती 2 की हो गई। बाहर ओंकार और चंदन ने, भीतर रूपा ने वर्षों से इस उजरी वीरान गृहस्थी को एक नए सिरे से बसाकर हरा भरा कर दिया। एक बढ़िया गाय और 2 बैल द्वार पर बंध गए। काका को इधर उधर घूमने की फुर्सत कम मिलने लगी तो भीतर से कुछ व्यग्र रहने लगे, किंतु घर की व्यस्तता के सुख ने उन्हें भटकने नहीं दिया। नियम से सवेरे, दोपहर और रात को जलपान और भोजन को आते। देर होने पर कभी कभी भीतर से रूपा भी टोक देती, इसलिए काका डरते रहते। एक दिन बाहर से दतवन करने चले गए। घर के पीछे कुएं की जगत पर दतवन करने बैठ गए। दतवन से अर्थ है यहाँ पर जो दातुन से दांतों की सफाई करते हैं, उस क्रिया को दतवन कहते हैं। सवेरे पानी भरने वाली भीड़ का झोंका आया तो पतरा गया था, लेकिन जगत भीग कर चारों ओर से पिचपिचा गई थी। कुएं पर रमकलिया की विधवा महतारी पानी भर रही थी। उसकी ओर मुंह करके जगत की कोर पर बैठे काका बोले, कहो रामकली की महतारी।
काहे तिवारी जी? कमकरीन कुछ शंकित हो दबे स्वर में बोली। 45-50 की अवस्था हुई, इतना जांगर अब किसके लिए पीटती हो? जांगर में जोर है तभी पूछते हैं पंडित जी, देह ना चले तो पेट कैसे भरे? तो बेटी दामाद को अपने ही पास क्यों नहीं रख लेती? मांग में सेनुर पड़ जाने के बाद बेटी पर कौन जोर रहता है तिवारी जी? और हमारे पास धरा ही क्या है कि उसकी लालच में दामाद अपना गांव छोड़कर हमारे पास बसने आएगा। अच्छा, पूजू अहिर का क्या हाल है? काका ने दूसरी बात छेड़ दी। पूजू का हाल क्या बताऊं तिवारी जी, बेटा पतोहू अलग हो गए, बेचारी की दुर्गति हो रही है। अभी तो देह में बल है तो जांगर चलता है, राम जाने आगे क्या हो। काका चारों ओर ताक कर बोले, हमारी एक सलाह है रामकली की महतारी। कौन सलाह तिवारी जी? काका दतवन चीर कर जीभ छीलने लगे, फिर कुल्ला करके सिर पर बंधे अंगोछे से मुंह पोंछते हुए बोले, पूजू 50 का हुआ होगा, तुम 45 की हो। तुम राड़ वो रड़ुआ। तुम पूजू के घर बैठ जाओ तो कैसा रहेगा? आपस में पटे भी और दोनों के बाकी दिन भी चैन से कट जाए। काका की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि कहारिन गरज पड़ी, ए लंगड़ू, इसी नियत से तुम्हारी महरारू मर गई, औलाद का मुंह तक देखने को नहीं मिला। जैसे अपने धर्म की चिंता नहीं वैसे दूसरे का भी धर्म लेना चाहते हो। अरे इसमें बिगड़ने की क्या बात है, मेरी बात तो सुनो। काका ने आवाज दी, खबरदार आगे बोले तो इसी डोल से तुम्हारा कपाड़ फोड़ दूंगी। कहारिन का गरजना सुनकर कुएं पर भीड़ जुटने लगी तो लोटा डोर उठाकर काका धीरे से वहां से जामुन वाली पर्दे की ओर खिसक गए। लोगों ने कमकरीन से कारण पूछी तो बोला, कुछ नहीं, पपिया लंगड़वा का दिमाग फिर गया है। उची न पूछे मैं दूल्हा की चाची, सलाह देता फिरता है। रूपा के पेट में बच्चा आया। 7 महीने गए तो बैठने उठने में तकलीफ होने लगी। घर का काम संभालने, रसोई पानी के लिए किसी एक औरत की जरूरत पड़ी, किंतु इस घर में रूपा के सिवा दूसरी औरत थी ही कौन? पड़ोस की बड़ी बुरी औरतों की सलाह तो मिल जाती थी, किंतु गृहस्थी के कामों में बड़ी अड़चन पड़ने लगी। रूपा का चौबे छपरा जाना इन दिनों के लिए संभव न था। गृहस्थी में बच जाने के कारण वो घर से हटना नहीं चाहती थी। महीने भर में कटिया शुरू होने वाली थी। अंत में रूपा ने ओंकार के सामने गुंजा को बुलवाने की बात रखी। बड़ी बहन की ससुराल छोटी बहन कैसे आएगी? ओंकार ने कहा। लेकिन इसमें हर्ज क्या है? रूपा बोली, ऐसा कभी हमारे घर में चलन ना था। जो काम कभी घर में ना हुआ हो अब होगा ही नहीं। रूपा कुछ अचरज से बोली, इसमें कोई खराबी तो है नहीं। छोटी बहन बड़ी बहन के ही तो पास आती है, दूसरा संभालने वाला है नहीं तो क्या किया जाए। जहां काम निकले वहां लकीर के फकीर बनने से नुकसान के सिवा फायदा तो नहीं होता। काका को समझाओ, वो मान जाए तो चंदन के हाथ बाबू के नाम एक चिट्ठी भेज दो। बात काका के कान में पड़ी तो वो जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। सोचता हूँ चंदन के हाथ वैद्य जी को एक चिट्ठी भेजी जाए, पहले कुछ जवाब तो मिले। तो भेज दो, काका राजी हो गए। रूपा ने चंदन से ही चिट्ठी लिखवाई और दूसरे दिन भोर में ही चंदन को चौबे छपरा के लिए विदा कर दिया। चंदन चौबे छपरा पहुंचा तो दिन के 10 बज गए थे। फागुन का पहला पखवाड़ा लगा था। घाम में गर्मी बढ़ जाने से प्यास भी बढ़ने लगी थी। घर के बाहर फूस की पलानी में ना बैठकर चंदन घर में घुस गया। निकसार के भीतर घुसते ही देखा किसी लड़की के साथ गुंजा ओखल में गेहूं कूट रही थी। देह पर का आंचल अस्त व्यस्त था। दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ मूसल नीचे गिरने को ऊपर उठी कि दरवाजे से घुसते चंदन पर निगाह पड़ गई। ऊपर से ओखल में गिरने वाला मूसल जल्दी से दूसरी लड़की के मूसल से लड़ गया। ठक से आवाज आई और गुंजा मूसल दीवार से टेक फुर्ती से आंचल ठीक कर घर के भीतर भागी। महतारी और यानी की छांव में कचरी हरा चना को कचरी कहा गया यहाँ पे निकिया रही थी। पास जाकर बोली, ए माई, चंदन आए हैं। वैद्य जी की पत्नी ने निकसार की ओर आंखें घुमाई तो देखा चंदन खड़ा था। आओ आओ बचवा, अपने घर में ले जाते काहे हो? चंदन पास पहुंचा तो बगल में खड़ी हुई बसखट बिछाती हुई गुंजा बोली, बैठो। अरे बड़ी पागल है, तेरी बहन की देवर है, निखरे बैठाएगी, घर में से दरी चादर तो ले आ। नहीं, ऐसे ही ठीक है, कहता हुआ चंदन उस छोटी सी बसखट पर बैठ गया।
पैर में कपड़े के जूते थे, लेकिन घुटने तक राह की धूल चढ़ गई थी। राह में धूल उड़ाते हुए आए हो क्या, या राह में चलने भी नहीं आया? धूल से तो गोड़ भर गए हैं, गुंजा बोली। गुंजा की माँ ने टोका। खड़ी खड़ी बदकुचन करेगी कि कुछ रस पानी लाएगी? हाँ, मुझे प्यास लगी है, चंदन ने कहा। जा जा, जल्दी जा, इनार से टटका पानी खींच ला और रस बना। इनार कहते हैं कुआं को, बोलते हैं टटका मतलब ताजा। कह रही है कि इनार कुएं से जाकर ताजा पानी ला और रस का अर्थ है शरबत, मीठा कुछ गुड़ मिला के। जाती हूँ, पहले बहिना का समाचार बता दो, गुंजा ने हट किया। नहीं, पहले टटका पानी ले आओ, चंदन ने भी वैसा ही टकासा उत्तर दे दिया। अब गुंजा पर महतारी की डांट पड़ी। 14 की हुई, तनिक भी बुद्धि नहीं है, हर घड़ी लड़कपन। चंदन को घूरती हुई गुंजा आंगन में पड़ी हुई डोल बाल्टी उठाकर बाहर निकल गई। लौटकर आई तो देखा माँ भीतर घर में है। मौका मिला तो बाल्टी में से एक चुल्लू पानी चंदन पर उछाल दिया। चंदन ने गुंजा को घूर कर सिर हिलाया। ले, रस बना दे। भीतर से डलिया में चीनी लाकर खाट पर रखती हुई माँ बोली और स्वयं सामने के घर में से कुछ निकालने चली गई। लोटे में चीनी घोलती हुई गुंजा बोली, कैसे आए हो? विदाई कराने, चंदन ने कहा। विदाई कराने? गुंजा कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली। किसकी? ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं? बक। गुंजा कुछ लजाकर मुस्कुराने लगी। अब तक महतारी आ गई, बोली, बलिहार जाएगी? बलिहार? गुंजा कुछ अचरज से बोली। बलिहार क्या? ले, बहिना की चिट्ठी पढ़ ले। गुंजा महतारी के हाथ से जल्दी से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। पढ़ चुकने पर चंदन की ओर देखा और वो बोला, मैंने क्या कहा था? हमारी बात को तो तुम पतियाती ही नहीं हो। चल, चंदन को खिला पिलाकर बाबू आते हैं तो पूछ के बलिहार जाने की तैयारी कर। आंगन में ओरियानी के नीचे चूल्हे पर लीप पोत कर गुंजा रसोई बनाने लगी और माँ चंदन से रूपा का समाचार विस्तार पूर्वक पूछने लगी। घर गृहस्थी कैसी चल रही है, अनाज की उपज पहले से कैसी है, काका घर में कैसे चल रहे हैं, घर में कभी अमनक तो नहीं हुआ, आदि आदि। इसके बाद महतारी गुंजा को साथ देने के लिए सामान तैयार करने लगी। चंदन उसी बचखट पर दीवार के सहारे उठंग गया। नींद आ गई और नाक खर खर बजने लगा। रसोई हो गई तो गुंजा ने माँ को बताया और फिर चंदन को जगाने आ गई। चंदन को बड़ी जल्दी गहरी नींद आ जाती है। पीठ टेकने को जगह मिली नहीं कि नींद आई और नाक बजने लगी। पास खड़ी हो गुंजा ने 2-3 बार चंदन को पुकारा, लेकिन चंदन की नाक पूर्वतया बजती रही। ना जाने इतनी ऊंघाई क्यों आ जाती है। ब्याह में आए थे तब भी यही हाल था। लगता है भांग का गोला चढ़ाए रखते हो, गुंजा बोली। चंदन देह तोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। गुंजा ने लोटे का पानी हाथ में थमा दिया। आंगन की मोरी पर हाथ मुंह धोकर चूल्हे के पास रखे हुए पीढ़े पर चंदन बैठ गया। गुंजा रोटी सेकने लगी। माँ परसी हुई थाली में गुंजा के हाथ से सिकी रोटी चंदन की थाली में डालने लगे। तभी वैद्य जी आ गए। गुंजा से चंदन की थाली में रोटी डालने को कहती हुई माँ उठ गई। वैद्य जी ने चंदन को देखा तो कुछ घबरा कर पूछे, अरे कब आए, कुशल तो हैं? हाँ, सब ठीक है, अभी थे थोड़ी देर हुए आए, रूपा की चिट्ठी आई है। वैद्य जी की पत्नी ने कहा, क्या लिखा है? पहले कपड़ा उतारो फिर चिट्ठी पढ़ लेना, सब समाचार ठीक है। गुंजा की माँ के चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। वैद्य जी बाहर के ओसारे वाले अपनी कोठरी में मिर्जई उतारने चले गए। चंदन खाकर उठने लगा तो गुंजा ने उसके दोनों कंधे दबाकर पीढ़े पर बिठा दिया और चट से थोड़ा सा भात और घी वाली कटोरी में दाल मिलाकर चंदन की थाली में उलट दिया। खाना खाकर चंदन हाथ धोने उठ गया। वैद्य जी कपड़े बदलकर निकसार में पड़ी चौकी पर आ बैठे। गुंजा, उसकी माँ और चंदन तीनों उनके पास आ गए। वैद्य जी ने चंदन को अपने पास चौकी पर बिठा लिया। गुंजा और उसकी माँ नीचे धरती पर बैठ गई। रूपा की माँ ने चिट्ठी वैद्य जी के आगे कर दी। चिट्ठी पढ़कर वैद्य जी ने पत्नी की ओर देखकर देखा। पत्नी चुप रही और बोले, क्या सोचा है? हमको सोचना क्या है? तो हमें सोचना है, रसोई पानी घर के काम का हाल तुम जानती हो। सोचूंगा मैं? ये सब तो चल ही जाएगा।
अरे गुंजा से भी पूछो, जाना तो उसी को है। सामने ही तो बैठी है, चिट्ठी भी पढ़ ली है, तुम भी पूछ लो, वैद्य जी की पत्नी बोली। क्यों गुंजा, बलिहार जाओगी? भेजोगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, गुंजा बोली। इधर निश्चय हुआ, उधर गुंजा की सखियों और उसके घरों में बात फूटी कि गुंजा बहनोरे जा रही है। तब से सांझ तक गुंजा की सखी सहेलर उसे घेरे रही। सांझ को दरवाजे पर बैलगाड़ी लग गई। आंगन सखी सहेलर और नई भौजाइयों से भर गया। गुंजा जब बाहर गाड़ी पर चढ़ने लगी तो एक भौजाई बोली, ससुराल जा रही हो? भक्त। बैलगाड़ी के बीच में बाजार में बिकने के लिए 4-5 बोरों में दाल चावल रखे थे। गाड़ी के आगे गाड़ीवान के पीछे गांव का बनिया बैठा था। बोरों के बाद पीछे की तरफ गुंजा बैठ गई। चंदन पैदल चला। संग में कुछ दूर पहुंचाने वैद्य जी चले। बबुआ तुम भी बैठ जाओ, गाड़ी आगे की ओर उलार है, गाड़ी वाले ने कहा। चलो गांव के बाहर निकलो तो मैं भी बैठ जाऊंगा, चंदन ने कहा। गांव के बाहर तक गाड़ी पहुंचाकर वैद्य जी लौटने लगे तो उसके पैर छूकर चंदन भी गुंजा के बगल में बैलगाड़ी पर बैठ गया। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म कर रही हूँ। आप बताइए कि ये जो बैलगाड़ी से गुंजा और चंदन जा रहे हैं बलिहार की तरफ, ये फिल्म में ये वाला सीक्वेंस याद है? और यहाँ पर कौन सा गाना बजता है? बहुत ही पॉपुलर गाना है, पता ही होगा सबको, बताइए फिर। आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करती हूँ। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त। जल्दी ही मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।